तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस के बारे में। जो भी छात्र 2023 और 24 के सेशन में या फिर 25 या 26 या फिर आने वाले किसी भी सालों में परीक्षा देने वाले हैं इंग्लिश की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें आपको सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको पता रहेगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ भाई, परीक्षा में जो प्रश्न हैं वो कहाँ से आते हैं। तो सिंपल सा यही आपका उत्तर होगा, या फिर मेरा भी यही उत्तर है कि जो आपका पेपर होता है उसमें जो प्रश्न आते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस से ही आते हैं। सिलेबस के अलावा अलग कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो सारे के सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही आते हैं। तो आई होप आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका देखिए, ईयर आपका फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर आपका फर्स्ट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, और प्रश्न पत्र पेपर का नाम यानी जहां से प्रश्न आएंगे उसका नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। ये आपके प्रश्न पत्र पेपर का नाम है। तो इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल को हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी गद्य और लेखन कौशल, ठीक है। तो इंग्लिश गद्य का मतलब यही हुआ कि इंग्लिश गद्य में आप कविता, नाटक, उपन्यास, ठीक है, आदि सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इंग्लिश प्रोज में, ठीक है, यानी इंग्लिश गद्य में। तो आपको उसमें नाटक है, उपन्यास है, ठीक है, कविता है, ये सारी जो विधाएं होती हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आएंगे जो कि आपके सिलेबस में जो भी वहाँ पर राइटर हों, ठीक है। और एंड राइटिंग स्किल्स, इसका मतलब होता है कि लेखन कौशल। लेखन का मतलब राइटिंग तो आप लोग जानते हैं, जो लिखा जाता है, ठीक है। लिखने की कला के बारे में, लिखने की कौशल के बारे में, ठीक है। लिखने की जो एडवांस लेवल की स्किल होती है, ठीक है, कौशल जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी जटिल काम, ठीक है, आसानी से किया जा सके उसे ही हम कौशल कहते हैं। तो राइटिंग स्किल का मतलब ये है कि बहुत सारे जो हार्ड वर्क होते हैं, जो लिखने में बड़ी समस्याएं होती है ना, तो उसके लिए जो एडवांस लेवल की स्किल क्या है, कोई ज़्यादा काम है, मतलब कि बहुत जटिल काम है, उसको आसानी से कर दिया जाए, तो वो राइटिंग स्किल्स के माध्यम से आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं सिलेबस। पूरा का सिलेबस जो है इंग्लिश में है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ पाएँ इसलिए मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे आप लोगों को ज़रा सा भी समस्याओं का फेस ना करना पड़े। और आप चाहे हिंदी में अपना सिलेबस पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन जो सिस्टम के अनुसार इंग्लिश में है, लेकिन इसको मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए तैयार किया है, ठीक है, सिर्फ हमने। और इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे आप लोग को तैयारी करने में ज़रा सा भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट देखिए, पूरा का पूरा सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। 8 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो पहले यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी में भारतीय लेखन का परिचय, यानी कि जो अंग्रेजी के जो भारतीय लेखन, यानी कि अंग्रेजी के जो लेखक हैं, ठीक है, राइटर हैं, उनके परिचय के बारे में। भाई जैसे कि हिंदी में बहुत सारे भारतीय लेखक होते हैं, ठीक है, रचनाकार होते हैं, कौन कौन से लेखक हैं, कौन कौन से कवि हैं। उसी तरह अंग्रेजी में जो भारतीय कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि श्री अरबिंदो के बारे में, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, के.एस. का योगदान क्या रहा है, ठीक है, वेंकट मणि के बारे में, भवानी भट्टाचार्य के बारे में, आर के नारायण के बारे में, ठीक है, मुल्क के बारे में, राज आनंद के बारे में, सरोजनी नायडू के बारे में, कमला मार्कंडे के बारे में, ठीक है। ये आप जो इसमें कुछ प्रमुख भारतीय लेखक हैं, लेखन हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको इनका परिचय पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपका जो बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का है सिलेबस, उसमें इन सभी के जो लेसन है और इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा में इन्हीं कुछ कवियों, कुछ लेखकों में से प्रश्न जरूर आएंगे। लगभग सभी आपको तैयार करना है बाकी, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको तैयार करना कि इनके परिचय, भाई इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी, जो कि आपको अपने क्वेश्चन बैंक से या फिर इंटरनेट पर ढूंढ के पढ़ लेना है, ठीक है। बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। श्री अरबिंदो, सरोजनी नायडू, ठीक है, ये 3 आपको, और ठीक है, भवानी ठीक है भट्टाचार्य और आर के नारायण, ये कुछ ज़रूरी हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, मेरे अनुसार इनके परिचय के बारे में। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ है कि भारतीय लेखन के विकास की दशा में नयनतारा सहगल आदि अंग्रेजी में, ठीक है, यानी कि भारतीय लेखन के विकास में, यानी कि जो अंग्रेजी का लेखन विकास रहा है, इसके बारे में
आपको इसके विकास के बारे में लिखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट क्लियर। और इस वीडियो हमने आपको सिर्फ यही बताने का प्रयास किया कि आपको भाई इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और जिन छात्रों को इंग्लिश में सिलेबस पढ़ने में समस्या हो रही थी तो वो हिंदी का भी सहारा लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया आप लोगों को। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न आएंगे जिनको आपको तैयार करना है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके पास बुक है तो उसमें से तैयारी करिए, नहीं तो क्वेश्चन बैंक से तैयारी करिए, नहीं तो इंटरनेट से तो आप गूगल करके पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ने पड़ेगा लघु कथा। लघु कथा का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है, स्टोरी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी में लिखना मतलब कि थोड़े शब्दों में, मतलब कम शब्दों में यहाँ पर आपको चित्रण करना होगा, चरित्र और चित्रण। ठीक है, वर्णनात्मक, तकनीकी और संरचना के बारे में। गद्य किसे, पहले तो आपको पढ़ लेना गद्य किसे कहते हैं। ठीक है, और गद्य के बारे में मैंने आपको बताया भी है भी। ठीक है, तो गद्य और इसके शैली, मतलब कि गद्य के प्रकार और गद्य शैली किसे कहते हैं, और गद्य के प्रकार। आत्मकथा किसे कहते हैं, तो आत्मकथा आप लोगों को मालूम है कि स्वयं पर, आत्मकथा का मतलब ये होगा स्वयं पर, यानी कि खुद पे लिखी गई कथा को आत्मकथा कहते हैं। जीवनी का मतलब होता है कि आप किसी जीवन, मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पे जो आप लोग लेख लिखते हैं उसको जीवनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रमुख विधा हैं। और संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आवधिक निबंध, औपचारिक निबंध, व्यक्तिगत निबंध किसे कहते हैं, औपचारिक निबंध, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार कर लेना कि जीवनी किसे कहते हैं भाई, और आत्मकथा किसे कहते हैं, संस्मरण क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, औपचारिक निबंध किसे कहते हैं, व्यक्तिगत निबंध कहते हैं किसे कहते हैं, ये सब आपको 2nd यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्लियर। बाकी बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा गद्य उपकरण। भाई गद्य के कुछ उपकरण है, जैसे कि थीम है, दृष्टिकोण है, वाक्य पैटर्न है, कल्पना है, सूर्या, मनोदशा है, प्रादर्श उपाख्यान है। ठीक है, और प्रतिपक्षी है, सत्य है, डिक्शन है, उल्टा, हास्य और करुणा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, गद्य के उपकरण हैं ये सब। ठीक है, क्या है, गद्य के एलिमेंट्स। ठीक है, जिनको आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। अब यूनिट नंबर आपको 4 में ये पढ़ना पड़ेगा लघु कथाएं, मतलब शॉर्ट स्टोरी के बारे में। जैसे कि वो हेनरी, ये बहुत ही प्रमुख अंग्रेजी के लेखक हैं, यानी कि इंग्लिश के राइटर हैं, जिनका नाम है ओ हेनरी। इनकी रचना है, ठीक है, यानी कि इनकी जो आपके फ्लेवर्स में रचना है, या फिर इनकी जो मतलब कि कहानी है या फिर कविता है। ठीक है, ओ हेनरी, इनकी रचना का नाम है द लास्ट लीफ। ठीक है, तो ओ हेनरी ने द लास्ट लीफ में क्या बताया है, ठीक है, किसके बारे में एक्सप्लेन किया है, और इसके बारे में आपको परिचय लिखना है। ठीक है, और दूसरे प्रमुख राइटर है जिनका नाम है एंटोन चेखव। ये भी प्रमुख इंग्लिश के राइटर हैं, लेखक हैं। ठीक है, इनकी रचना है विलाप। ठीक है, जैसे कबीरदास जी हैं, ठीक है, सूरदास जी हैं, ठीक है, रहीमदास जी हैं, और तुलसीदास जी हैं। जैसे तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, और जैसे कि रामायण हो गई, वैराग्य संदीपनी हो गई। ठीक है, ये इनकी रचना हो गई तुलसीदास की। उसी तरह एंटोन चेखव है और इनकी रचना है विलाप। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और वही आपके सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अगले लेखक राइटर हैं गाय डे मॉपासेंट। ठीक है, तो इनकी रचना है द टेरर। तो इस जुड़े क्वेश्चन आएंगे, और इन्हीं जो लेखक हैं और इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, इन्हीं से आप लोगों के परीक्षा में कुछ, जब पेपर होगा तो उसमें कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे। ठीक है, लिखित वाले पेपर में, तो उसमें पैराग्राफ दिए जाएंगे, तो उनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। यानी इंग्लिश में बोलें तो कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। यानी कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब आपका हो गया, ठीक है, आपका कॉन्टेक्स्ट का मतलब आपका हो गया संदर्भ, और रेफरेंस का मतलब हो गया, नहीं सॉरी मिस्टेकिंग यहाँ पर हुई, 1 मिनट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया संदर्भ, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, रेफरेंस आपका कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, और आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। तो फिर से समझ लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट हम आपको बता दें। रेफरेंस, ठीक है, तो रेफरेंस का मतलब हो गया संदर्भ। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया आपका
ठीक है, प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन का मतलब हो गया व्याख्या। ठीक है, तो ये आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ये इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, और संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये आपको हिंदी में पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, आपके पैराग्राफ दिए जाएंगे, उसमें बताया जाएगा भाई, आपको लिखना होगा कि पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको बताना होगा कौन से लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है और इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रसंग में लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसके मीनिंग, मतलब कि उसका मतलब वाकई में क्या होता है वो व्याख्या करनी होगी आपको, जो आपको दिया जाएगा पैराग्राफ, उसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी आता है। यूनिट नंबर 5 में आपको यही पढ़ना पड़े, यही इसी तरह के कुछ मतलब कि टॉपिक्स हैं। लघु कथाएँ यानी कि शॉर्ट स्टोरी के बारे में है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। तो शॉर्ट स्टोरी में यानी कि इनकी जो कहानियाँ हैं, शॉर्ट स्टोरी हैं, रचनाएँ हैं, M.R. आनंद, ठीक है, ये भी राइटर है इंग्लिश के। इनकी रचना है नई व्यापार संघ। तो इस पर जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपको तैयार करने लाए। R.K. नारायण, ये भी प्रमुख राइटर है इंग्लिश के। इनकी रचना है आपके सिलेबस में BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश में, बरगद के पेड़ के नीचे। इन पर जुड़ा क्वेश्चन आएगा। अगला आपका है अनीता देसाई, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, और ये भी इंग्लिश के राइटर हैं यानी कि अनीता देसाई। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो है गेम्स, ठीक है, एट ट्वाइलाइट। ठीक है, इससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा में। तो ये आपके हो गया राइटर, लेखक, और इधर इनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, तो उनसे जुड़े आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, तैयार कर लीजिएगा। अब अगला आपका यूनिट आ गया 6 नंबर यूनिट में, यानी 6 नंबर यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रांसिस बेकन अध्ययन के बारे में, चार्ल्स लैम्ब सपने देखें देखो बच्चे, ठीक है, जोसेफ एडिसन चर्च में सर रोजर। ये हो गए राइटर और इधर हो गए इनकी रचनाएं। ठीक है, अभी 7 नंबर यूनिट में आपको गद्य के बारे में है। इसमें पहला है ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ महिलाओं के लिए पेशे। दूसरे नंबर पे है APJ अब्दुल कलाम, इनकी राजनीतिक और धर्म से परे देशभक्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और वर्जीनिया वुल्फ में महिलाओं के लिए पेशे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और हमारे प्रज्वलित मन से, मतलब कि APJ अब्दुल कलाम से संबंधित है। ठीक है ये। और अगला है अमर्त्य सेन और टैगोर और उनका भारत। ठीक है, तर्कशील भारतीय। तो ये हो गए इधर प्रमुख राइटर। ठीक है, और इधर जो स्टार के बाद है ये सभी हो गए इनकी रचनाएं, इनके नाटक, इनकी कहानियाँ, इनकी उपन्यास। ठीक है, ओके। अब अगला यूनिट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपको करीब करीब 15 से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। 8 नंबर यूनिट से अंग्रेजी में कंप्यूटर और लेखन कौशल, यानी कि जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है इसमें कंप्यूटर और लेखन कौशल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पावर पॉइंट, जो कंप्यूटर पढ़े होंगे छात्र उनको अच्छे समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्लास जो नहीं लिए वो ले लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर आज की डेट में बहुत मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर MS ऑफिस के 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 में डिवाइड किए गए 4 पार्ट में। MS ऑफिस एक पैकेज होता है। ठीक है, तो उसको MS आपका MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है और MS एक्सेस होता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है जिसका नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें किसी इंसान को कुछ मान लीजिए पेश करना है टेस्ट के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से। ठीक है, कि हाँ भाई एक क्लिक किया दूसरी स्लाइड आ गई, एक क्लिक किया दूसरी स्लाइड आ गई। ठीक है, ओके, तो वो इसके अंदर बनाई जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। ठीक है, स्लाइड का मतलब ये मान लीजिए कि कंप्यूटर पे लगा दिया गया भाई, इसमें लिखा है, ठीक है, इसमें लिखा है कि कबीरदास का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो कबीरदास जी का जन्म इस सन में यहाँ हुआ था। उसके बाद दूसरी स्लाइड आई, कबीरदास जी का जन्म इस गांव में हुआ था। फिर दूसरी स्लाइड आई, उसमें लिखा रहेगा कि कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, इसी तरह उनके काव्य जीवन, इसी तरह मतलब स्लाइड चलती रहेंगी। आपने किसी चीज़ में देखा होगा स्लाइड चलती हैं, एक स्लाइड आई फिर इसको कंप्यूटर से हमने क्लिक कर दिया, दूसरी स्लाइड आ गई, तीसरी स्लाइड आ गई, जैसे आप लोग फोटो देखते हैं। ठीक है, उसी तरह एक के बाद एक स्लाइड आती है। तो ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। पत्र लेखन, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। ठीक है, और पूछताछ और शिकायतें पत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको परीक्षा में आएगा कि भाई शिकायतें पत्र, शिकायत अगर हमें कहीं पर करना है तो उसके लिए पत्र कैसे लिखें। ठीक है, शिकायत निवारण पत्र, यानी शिकायत का मान लीजिए हमें
निवारण करना है, समझना है, ठीक है। उसको मान लीजिए कोई शिकायत का निवारण, कंप्लेन जो है कोई निवारण है, समझौता करना है, ठीक है। उसका पत्र कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। और यहाँ पर 3 नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको जितने की एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऑफिस संबंधित कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, नोटिस, सूचनाएं, ये लिखी जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। लेटर ऑफ का उपयोग करके बायोडाटा सीवी तैयार करना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, यही सब चीज़ें होती हैं। उसमें सीवी तैयार की जाती है, रिज्यूम जिसको बोलते हैं, ठीक है। नौकरी से पहले जो आपको कहीं पर मांगा नहीं जाता, बायोडाटा दीजिए, सीवी, ठीक है, उसी को सीवी, ठीक है। और किसी को रिजाइन देना, इस्तीफा देना, तो ये सब तैयार जो मैटर है वो पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे तैयार किया जाता है, वहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन सारे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसका परिचय हो गया। ऑनलाइन लेखन, यानी कि जब कुछ चीज़ हम ऑनलाइन लिखते हैं उसके बारे में, ऑनलाइन लेखन के बारे में बताइए। तो ब्लॉगिंग, जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, कुछ भी सर्च करते हैं, आपने सरकारी रिजल्ट तो सर्च किया होगा ना, ठीक है। तो सरकारी रिजल्ट जब आप सर्च करते हैं तो आपकी समझ वेबसाइट आती है। तो वेबसाइट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे उसमें लिखा रहता है कि हाँ भाई ये नौकरी है, और इसमें ये आपको उम्र होनी चाहिए, ये उसमें पढ़ाई, मतलब कि आपकी क्राइटेरिया ली जाएगी कि इस बेस, मतलब कि एज दिखाई जाएगी कि हाँ भाई इस 18 वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आपको बताया जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो वो जो लिखा रहता है वो ब्लॉगिंग ही है, ठीक है, उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। सामग्री लेखन और प्रभावी ईमेल लेखन, मतलब कि जब आप लोग किसी को मेल करते हैं तो वो भाई आप मेल ही तो करते हैं ना, तभी तो उसके पास जाता है। ईमेल तो समझते हैं ना, जब हमें किसी माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर मेल भेजना है, एक अपने गांव से दूसरे गांव, या फिर अपने दोस्त यार में कोई हमें एक पत्र लिखना है मेल के माध्यम से, मेल के यानी कि ऑनलाइन के जरिए भेजना है किसी को, तो वहाँ पर ईमेल का सहारा लिया जाता है। तो ये हो गया इसका परिचय। ये PDF अगर प्राप्त करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जय हिंद।